हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, हम लोग अब आ गए हैं फोर्थ चैप्टर में। इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में हम लोग को बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है और इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो टर्म आएगा जिसको हम लोग आज डिफाइन करने वाले हैं, जिसको डीपली समझने वाले हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, उसके बेसिक से। इसको समझने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि एज्यूम करो कि देयर इज ए मास विच इज प्रेजेंट हियर, और मैं क्या करता हूं, एक और मास को पकड़ के लाता हूं कहां पे, इसके पास। तो होगा क्या कि देयर इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन these two masses, and this force is nothing but the force of gravitation. The question is why this force of gravitation या force of attraction due to gravitation is acting between these two masses. Why? ये हो इसलिए रहा है कि this capital M is called the source mass, एंड इसके अराउंड में एक फील्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो होगा क्या कि जब भी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एक एक्सटर्नल मास को लेके आएंगे तो वो एक्सटर्नल मास इसके फील्ड में आने के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स होगा आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो फोर्स है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन दिस टू मासेस। ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इन दोनों मासेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी मास के कारण होता है। याद रखना, मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था कि मास का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज नथिंग बट इट इज सच ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज। क्लियर है? तो जब भी किसी दो बॉडीज के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, वो उसके प्रॉपर्टी मास के कारण लग रहा है। अब मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आई हैव पुट हियर ए चार्ज क्यू विच इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरे चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उसको पर्टिकुलर चार्ज को लेके आते हैं इस पर्टिकुलर चार्ज के पास। तो होगा क्या, इस सोर्स चार्ज का एक फील्ड होगा जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पे चार्ज के डेफिनेशन को जाएंगे, जिसको मेरा पहला लेक्चर है, अगर आप जाके रिफर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन यही बोलता है, इट इज दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी भी दो बॉडीज के बीच में कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है। तो मैं क्या बताया कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक सोर्स चार्ज पड़ा है, एक टेस्ट चार्ज को जब मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा तो दोनों के बीच में लगेगा क्या? फोर्स। और ये कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। और इसका नेचर क्या होगा? इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स लगा वो कौन से इनहेरेंट प्रॉपर्टी के कारण लगा? इनहेरेंट प्रॉपर्टी वाज नथिंग बट द चार्ज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज चार्ज। तो जब भी क्या होगा, दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा तो वो कौन से प्रॉपर्टी के कारण लगेगा? वो उनकी प्रॉपर्टी रहेगी चार्ज। क्लियर है? अब ये बात बता रहा हूं तुम लोग को, चार्ज जो रहता है वो अपने अराउंड में कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? वो फील्ड क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मास रहता है वो अपने अराउंड में कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम मैग्नेटिज्म की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये समझिए कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैग्नेट। मैग्नेट सुना है आपने? यस, वही वाला मैग्नेट जो आप चिपकाते थे, चुंबक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? चुंबक। तो मैग्नेट को मैंने यहां पे रखा। अब मैंने क्या किया कि एक आयरन पीस, दिस इज द आयरन पीस, इस आयरन पीस को मैं क्या किया, इस मैग्नेट के पास लेके आया। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि क्या होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी किसी आयरन पीस को, सिक्के को, या कुछ भी आयरन के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, किसी मैग्नेट के पास लाएंगे तो क्या होने वाला है? चिपक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसके मतलब ये है कि इस मैग्नेट और इस आयरन पीस के बीच में लगेगा एक फोर्स। ठीक है, अब हुआ क्या, ये फोर्स क्यों लग रहा है, पहले ये समझिए, मेरी बात को समझिए कि व्हाई दिस फोर्स इज एक्टिंग।
ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैग्नेट के अराउंड में एक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि मैग्नेट के अराउंड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा और तभी जब आयरन पीस को इसके मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे तो मैग्नेट और मैग्नेटिक जो आयरन पीस के बीच में कुछ फोर्स लगेगा जिसके कारण ये अट्रैक्ट होगा। तो दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this is called the magnetic force। magnetic force क्लियर है। तो इस मैग्नेट के पास में आयरन पीस को लाने से दोनों के बीच में फोर्स लगा जिसके कारण से आयरन पीस मैग्नेट से आके चिपक गया। ये कौन से फोर्स के कारण? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। क्यों बना? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। जस्ट लाइक कि जैसे मैं मास को पकड़ के रखा और मास को लेके आया इस मास के पास में तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा था उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के कारण। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया था कि चार्ज जो प्रेजेंट था दूसरे चार्ज को पकड़ के मैं इस चार्ज के पास में लेके आया, इन दोनों बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि इस सोर्स चार्ज के अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। सिमिलरली मैंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के अराउंड में मैंने क्या किया कि मैग्नेट के पास में एक आयरन पीस लेके आया तो इसके दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगा जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड था। यहां पे जो प्रॉपर्टी थी जिसके कारण ये दोनों को फोर्स लग रहा था दैट इज कॉल्ड दी मास। यहां पे जो प्रॉपर्टी थी दोनों के बीच में फोर्स लगा रही थी वो थी चार्ज। बट यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट और आयरन के पीस के बीच में फोर्स लगा रही है? दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी जिसके कारण हमारा आयरन पीस और मैग्नेट के बीच में फोर्स लग रहा है, विच इज दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये बड़ा क्वेश्चन था बहुत टाइम तक, लेकिन हमारे एक महान साइंटिस्ट, अब मैं आगे रफ कर रहा हूं ताकि आपकी आगे की स्टोरी बताऊं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में यानी कि मैग्नेट और आयरन पीस के बीच में फोर्स लग रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड, जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसको बोलते हैं ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया था कि ये क्या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग बहुत कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब बस ये समझते हैं कि उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से क्या बोला था, क्योंकि इसका टॉपिक ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट हम अलग से पढ़ने वाले हैं। बट यहां पे ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, ये साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे पता चला था, वो देखने वाले हैं। इन्होंने क्या हुआ था कि जनरली एक सर्किट देखा था, मतलब एक सर्किट प्रेजेंट था कहां पे जब कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इस सर्किट में आपकी बैटरी थी, इस सर्किट में आपका की था और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि इस बैटरी से ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द की, दिस इज कॉल्ड द सेल या बैटरी। ठीक है, ये आपका करंट आई फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में। हुआ क्या था कि वहां पे ना अनइंटेंशनली यहां पे नियर बाई इस पर्टिकुलर सर्किट के एक मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट था। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ और साउथ रहता है, जिस साइड में डार्क पोर्शन रहता है दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड द साउथ। तो हुआ क्या, बातों को ध्यान से समझना, ये सर्किट प्रेजेंट है और ओयरस्टेड जनरली वहां पे क्या कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। नियर बाई एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। तो हुआ क्या, जब भी इस सेल को मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सर्किट से कनेक्ट किया और इस की को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो हुआ और करंट फ्लो होके क्या हुआ कि पूरा घूम के आया। तो जब करंट यहां से इस वायर में फ्लो हो रहा था तो नियर बाई इस मैग्नेटिक नीडल में मूवमेंट दिखा और ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, ऐसे होके इधर हो गई। तो ओयरस्टेड शॉक्ड हो गए कि भैया ऐसा क्या था कि यहां पे करंट फ्लो करवाया गया और मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने क्या किया कि ये बैटरी से सेल से तो कनेक्टेड था, करंट फ्लो था, लेकिन उन्होंने की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन कर दिया मतलब बंद कर दिया।
तो क्या हुआ कि ये डिफ्लेक्शन वापस नॉर्मल हो गया और करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा था। इस करंट से क्या हुआ कि मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन देखा नहीं गया। वो रेस्टेड फिर शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि 100% करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। उन्होंने कंक्लूजन क्या निकालना, वो बात को समझने की कोशिश करना कि करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब 100% वायर में करंट फ्लो हुआ होगा तो वो फ्लो ऑफ करंट यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई होगी। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला यहां से कि फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट तो मुझे यह समझ आ गया कि जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है या करंट फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर वायर में या कंडक्टर में, तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। यह प्रूफ मेरे को इस मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन के थ्रू मिल गया। क्लियर है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक नीडल में ऐसा क्या था कि यहां पे चार्जेस फ्लो हुए होंगे तो मैग्नेटिक नीडल फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब क्वेश्चन ही आता है कि हु विल एक्सपीरियंस द फोर्स, हु विल गोइंग टू एक्सपीरियंस द फोर्स। जैसे मास, एक मास में के कारण दूसरे मास पे फोर्स लग रहा था, एक स्टैटिक चार्ज के कारण या सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा था। सिमिलरली एक मैग्नेट के कारण एक आयरन पीस पे फोर्स लग रहा था। तो यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब ये वायर में करंट फ्लो करवाया तो यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लोइंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण अगर एक्सपीरियंस करने वाला कौन है, यहां पे जैसे ये एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसके ऊपर फर्दर स्टडी की गई। स्टडी ये की गई कि हर एक एलिमेंट्स को स्टडी डीपली किया गया, हर एक मेटल्स को डीपली स्टडी किया गया जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो उसमें यह देखा गया कि हर एक पर्टिकुलर मेटल्स में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उनको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में अरेंज करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं। और हमको ये भी पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको पता होगा जब भी हम लोग अरेंज करते हैं तो बॉक्स 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 में वो वाला फंडा आपको याद होगा कि इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग का पी का है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन रहता है, फिर और आगे पेयरिंग करने स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका एक साइड में एरो रहता है ये जनरली आपका एक डायरेक्शन का रोटेशन बताता है। मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा है, ठीक है, दिस सेज द क्लॉकवाइज रोटेशन। जो नीचे वाला एरो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा है। क्लियर है। तो होता क्या है ना कि इतना डीप हम नहीं जाने वाले, बस तुमको ये बताने वाला हूं, हमको ओवरऑल नेट रोटेशन मिलना चाहिए। नेट रोटेशन मिलना चाहिए मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिन करने चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि चार्ज मूव कर रहे हैं। चार्ज मूव कर रहे हैं, यहां पर भी चार्ज मूव कर रहे हैं, यहां पर भी। मतलब जो एक मूविंग चार्ज था वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और दूसरा वाला मूविंग चार्ज जो था वो फोर्स को एक्सपीरियंस किया। मतलब मुझे पहला यहां पे कंक्लूजन ये निकला था कि जो मूविंग चार्ज था वही क्या कर रहा था तुम्हारा, या इलेक्ट्रिक करंट था वही तुम्हारा क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था, जनरेट कर रहा था। अब एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, मूविंग चार्ज will experience the moving charge will experience the force exerted by the magnetic field of other moving charge। मतलब मेरे को यहां से दो कंक्लूजन निकले कि पहला वाला जो मूविंग चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, आपका फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड उसके फ्लो करने के कारण जनरेट हो रही है। अब उसी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वायर के में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी उसके नियर बाय में जो नीडल थी, नीडल के स्ट्रक्चर में, अंदर के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं जिसके कारण हमको नेट स्पिन मिल रहा है। मतलब यहां पर भी चार्ज मूव कर रहा है। तो
इसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि इसमें भी मूविंग चार्ज है, इसमें भी मूविंग चार्ज था, तो एक मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड में इस पर्टिकुलर मूविंग चार्ज के जाने के कारण इसके अंदर फोर्स लगा, जिसके कारण इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। बात समझ आई? इसको थोड़ा सा और मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, फॉर एग्जांपल ये तो तुम्हारा करंट फ्लो होते हुए दिख रहा था सर्किट में, क्लियर है? यहां पे तुमको बता दिया मैग्नेटिक मटेरियल था, इसलिए यहां पे क्या हुआ था, जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, मैग्नेट था। तो ये समझिए मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मटेरियल है, तभी तो वो मैग्नेट है। इसका मतलब इसके अंदर भी नेट स्पिन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे और आपको नेट रोटेशन मिल रहा होगा, नेट स्पिन जीरो नहीं होगा उसका। इसके कारण, किसके कारण? मैग्नेट्स के कारण। मैग्नेट में नेट स्पिन जीरो इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ होगा, इसलिए मैग्नेट है। ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नेट था, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे थे, उसके कारण में क्या डेवलप हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया था। अब आयरन पीस को जब मैं लेके आया, ये आयरन भी एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि जनरली क्या होता है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो मटेरियल है आयरन, ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। पैरा फेरो आप देख सकते हैं, बट ये आप याद रखिए इट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन था वो क्या होगा? जीरो नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे थे और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे थे, ये दोनों स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों मूविंग चार्ज है, और दोनों मूविंग चार्ज के कारण, ये वाले मूविंग चार्ज के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और ये वाला मूविंग चार्ज इसके मैग्नेटिक फील्ड में आने के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया। दैट फोर्स इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो यहां पे इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या हुई? मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज। यही बात को मैं लाना चाहता कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज मूविंग चार्ज। तो मैं फाइनल कंक्लूजन करना चाह रहा हूं, जो अभी तक मैंने इतना ज्ञान दिया, कि एक चीज आप लोग याद रखना यहां पे, कि जो मास रहता है, मास कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? जो चार्ज रहता है इसकी दो कैटेगरी बना देते हैं। अगर चार्ज स्टैटिक है तो स्टैटिक चार्ज कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही चार्ज मूविंग होगा तो वो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि मूविंग चार्ज विल क्रिएट दी मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए चैप्टर का नाम बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी बात करने वाले हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन भी आया कि अगर हमको कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, वो देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं, it is the space around a magnet or moving charge. It is a space around a magnet or moving charge or current flowing through a conductor ठीक है, क्या लिखा है? इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और मूविंग चार्ज और करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेटिक मटेरियल और अनदर मूविंग चार्ज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको फुली समझ आया होगा कि डेफिनेशन जो हम लोग तक ज्ञान इकट्ठा किए उसी से निकाले हैं। अब मैं एक दो बात और बताने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरली क्या होता है, कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर का साइन लगा है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करने वाले हैं इसकी यूनिट के बारे में। पहले बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट के बारे में, विच इज नथिंग बट दी टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी।
ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें, इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस, जो कि गॉस साइंटिस्ट, जो हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था उस वही वाले साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ी है। तो एसआई यूनिट टेस्ला है और सीजीएस यूनिट गॉस है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बता सकते हैं कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सो दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशन या रिलेशन बिटवीन द गॉस एंड द टेस्ला। ठीक है, इसका मैं जो डायमेंशन फॉर्मूला है, जब मैं आपको फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में बताऊंगा, तो वहां से उसके डेफिनेशन के थ्रू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करूंगा। अभी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और हमको यह समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।